कि मुस्कुराना बहुत आसान है, पर मुस्कुराहट के पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत मुश्किल होता है। आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं, तो आप इन सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे निभा लेती हैं? लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और होता क्या है कि एक तो आपके अंदर पहले जो जैसे कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। फरवरी 2012 को ये हुआ, डिटेक्ट हो गया कि हाँ कैंसर है। शुरू में तो लेकिन आपको थोड़ी परेशानियां आई होंगी। मतलब इतना ध्यान रखा कि चलो इससे निकलना है, उसके बाद भी फिर दोबारा कोई खास बात है मैम जो आप बताना चाहती हो कि लोगों को समस्याएं आती हैं, लेकिन अब बस इससे हम कैसे अच्छे से निकल सकते हैं ये इस पे विचार करो। पर आदमी अगर चाहे ठीक होना तो फिर वो किसी भी बीमारी को हरा सकता है। इसका एक जीता जागता हमारे सामने आप सबूत बैठी हुई हैं। तो जब ये देखा कि नहीं, मतलब नियमों के उसमें समझ में या कार्य प्रणाली में कहीं भी कमतर नहीं है। क्योंकि आदत होती है ना, पुरुषों को आदत ही नहीं होती महिलाओं से कुछ लेने की, आदेश कि अरे आप ऐसा करिए या आप इस चीज़ को ऐसे कर दीजिए। उनको लगता है नहीं, हम तो ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो आप आरएसएस से कब से जुड़ी हैं और क्यों आपने सोचा कि अब आरएसएस से मुझे जुड़ना चाहिए? हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना रखे। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता में। हमें हमेशा दूसरों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। हमें लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं तो हमें लगता है वाह, ये अपने जीवन में कितने खुश हैं। पर उस मुस्कुराहट के पीछे कितना संघर्ष, कितनी मेहनत होती है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम उनके करीब जाते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। ऐसी ही एक बहुत साहसी और प्रभावशाली महिला से मेरी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई, जिनसे बात करके मुझे पता चला कि मुस्कुराना बहुत आसान है, पर मुस्कुराहट के पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और उनसे मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे एक तो वंदना जी के साथ पॉडकास्ट करना ही है। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती वंदना गांधी जी का, जो कि पीएचडी भी हैं, तो उनका नाम डॉक्टर वंदना गांधी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहली महिला राज्य आयुक्त हैं जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती वंदना जी का। कैसी हैं? नमस्कार जी, बिल्कुल अच्छी हूँ। अगर आपके इंट्रोडक्शन में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इतनी सारी उपाधियां हैं कि गिनने जाएंगे या बोलने जाएंगे तो थोड़ा तो लोग भूल सकते हैं। अरे नहीं, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैम, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपने बचपन की पढ़ाई जो होती है और जो आपकी बेसिक शिक्षा होती है वो आपने कहाँ से पूरी की है? मेरी बेसिक जो शिक्षा है वो बड़े ग्रामीण अंचल से पूरी हुई है। मंडला जिले में एक डिंडौरी, अब डिंडौरी भी जिला बन गया, उस समय नहीं था वो जिला। डिंडौरी से मेरी 12th तक की एजुकेशन पूरी हुई है। और उसके बाद मेरी आगे की एजुकेशन, चूँकि मेरी 12वीं के बाद शादी हो गई थी, तो मेरी आगे की जो एजुकेशन है वो बंडा, वो भी बुंदेलखंड का एक कस्बा है, वहाँ से पूरी हुई। ग्रेजुएशन मैंने बंडा से किया। और जब मेरी शादी हुई थी तो चूँकि हस्बैंड का जॉब नहीं था, तो उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग यहाँ भोपाल में हुई। तो फिर आगे का मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ हमीदिया कॉलेज भोपाल से किया था। और उसके बाद फिर मैंने 3 पीजी की, पीएचडी की है और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। और फिर मतलब 12वीं से मैं शादी होने के बाद आज राज्य सूचना आयुक्त तक का सफ़र मैंने इस तरह से पूरा किया है। ओके, तो मैम मुझे ये बताइए कि कोई खास कारण कि मतलब आपकी इतनी जल्दी शादी कर दी गई और आपकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी, जो कि बहुत मतलब एक ज़रूरी चीज़ होती है महिलाओं के लिए, सबके लिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, पर मतलब आप सिर्फ 12वीं करवाई थी और आपकी शादी कर दी गई थी, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण? असल में अभी आज के समय में देखें अगर हम, तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शादी हो गई थी। मेरी 1991 में शादी हुई थी जी। उस समय बच्चियों की जनरली हो जाती थी इस तरीके से। और था क्या कि पहले तो ये होता था कि बहुत हम लोग परिवार ओरिएंटेड होते थे, कैरियर ओरिएंटेड होते भी नहीं थे बच्चियाँ। तो इनकी तरफ से प्रपोजल आया, इन लोगों ने कहीं विवाह समारोह में देखा था और प्रपोजल आया इनकी तरफ से, प्रस्ताव जैसे ही आया तो चूँकि हमारे यहाँ पिताजी बड़े फॉरेस्ट में अकाउंट सुपरिटेंडेंट थे, कोई बड़े उसमें नहीं थे पद पे,
तो उनको लगा कि इनकी एजुकेशन जब देखी कि ये मेरिट के उस समय के सेकंड टॉपर थे और इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बहुत अच्छी थी, तो उनको लगा इनसे बात करने के बाद कि मतलब इतना अच्छा रिश्ता शायद हम बिना पैसे के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में उस समय बड़ा लेन देन भी ये सब होता था। इनकी तरफ से खुद आगे आके जब प्रस्ताव आया तो फिर शहर से पिताजी ने सोचा कि ठीक है इनकी शादी कर देते हैं कोई। अच्छा, तो आपने बाकी की जो अपनी पढ़ाई है वो शादी के बाद आपने पूरी की भोपाल से? नहीं, भोपाल से नहीं, मैंने पहले ससुराल में, चूँकि इनका जॉब नहीं लगा था, केवल मेरिट से पास आउट हुए थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे। और जब हमारे ससुर जी मुझे देखने आए डिंडोरी में जी, तो जैसे बचपन उस समय तो बड़ा इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, 12वीं पास यानी बड़े छोटे रहते, तो मैं रोने लग गई। तो वो बोले क्यों रो क्यों रही? तो मैंने बस ऐसे साधारण बोला कि ससुर जी को दादा कहते थे जी। मैंने कहा दादा अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो बोले कि क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो बोले नहीं हम पढ़वाएंगे। तो मैंने कहा नहीं मुझे प्राइवेट नहीं पढ़ना, मुझे रेगुलर पढ़ना है। तो वो बोले हम रेगुलर पढ़वाएंगे। और वाकई में उन्होंने हर कदम पे इतना साथ दिया मुझे। उन्होंने वहाँ रेगुलर, जबकि मैं बड़ा छोटा सा कस्बा और हम लोगों का बहुत बड़ा संयुक्त परिवार, ऐसा 4-5 घर लगे हुए, हमारे दादा ससुर चाची सास लोग, बहुत सारे बड़ा परिवार था, गांधी परिवार, वहाँ सब लोग मतलब बड़ा परिचित परिवार था। तो सब लोग बड़ा नाम रखते थे कि अरे ये बहू पढ़ने जा रही है, बहू पढ़ने जा रही है। तो दादा बाहर बैठ के बोलते थे, कहते थे क्या हुआ, देखो ना हमारी बहू, और ईश्वर की दया से पढ़ने की और पढ़ाने की इतनी रुचि थी कि वहाँ ससुराल में रह के ससुराल के पूरे जो परिवार के काम होते थे, क्योंकि बाइयाँ मेड वगैरह वहाँ चलन ही नहीं था, तो पूरा वो काम करने के बाद रेगुलर कॉलेज जाते थे और उसके बाद वहाँ टॉप किया हर बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर जब टॉप किया तो मतलब पहले भी जब पढ़ने जाते थे तो लोग नाम रखते थे, तो ससुर जी बोलते थे कि अरे मेरी बहू देखो टॉप कर रही है, लोगों की लड़कियां तो पास भी नहीं होती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। तो उनने इतना साथ दिया और उनने पहले एक सीमा बता दी थी कि गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर तक तुम बहू हो। तो मैं बाकायदा सिर पे पल्लू वल्लू जैसा जो चलता है वैसे जाती थी, और जैसे ही गेट के अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। अच्छा। तो बहुत, और फिर जब टॉप किया तो चूँकि खुद की रुचि थी, और वहाँ पे पहले क्या होता था, अगर आपको परसेंटेज अच्छे आए हैं तो आपको अध्यक्ष बना दिया जी जाता। जी। तो पूरे समाज ने इतना साथ दिया, जैसे टॉप किया तो ढोल बोल के 7 लोग आ गए थे। अरे वाह। तो इस तरह से पढ़ाई वहाँ की, ग्रेजुएशन वहाँ किया। अच्छा। और वहाँ अध्यक्ष बनाया गया बाकायदा कॉलेज में। बहुत ही अच्छी बात है। उसके तो मतलब ये तो ग्रेजुएशन यहाँ से जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर पीएचडी भी यहीं से की है। अच्छा। और यूजीसी नेट की तैयारी की, सारी कुछ मतलब बच्चे होने के बाद। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि अरे शादी हो जाएगी तो आपका करियर जैसे रुक जाएगा, पढ़ाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप में खुद में इच्छा शक्ति है तो आप पढ़ें, समाज अपने आप साथ देता है, परिवार साथ देता है। बिल्कुल, खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आपको बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप खुद ही नहीं चाहेंगे तो फिर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। लेकिन आप जैसे बता रही हैं कि आपका इतना बड़ा परिवार था और आपने वहीं से अपना ग्रेजुएशन किया और आपने टॉप किया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर के सारे काम करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद, महिलाओं को अक्सर यही शिकायत रहती है कि हमारे पास इतना काम है, बच्चे हैं, हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे और कैसे हम जाएंगे। और आपने शादी के बाद ही तुरंत आपने कॉलेज ज्वाइन किया और आपने टॉप किया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। मतलब हम लोगों के लिए सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक महिला जो कि बहुत, जिसकी जल्दी शादी कर दी गई हो और फिर तो ऐसे लगता है कि बस अब ज़िंदगी यही है, इसके आगे तो अब शायद ही है। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी बहुओं को भी आगे बढ़ाते हैं। तो आप, मुझे लगता है काफ़ी भाग्यशाली हैं इस चीज़ में कि आपको बहुत अच्छे इन लॉज मिले और आपको आगे बढ़ाया गया। तो आपने अपना पीएचडी किस विषय में किया था? मेरा पीएचडी समाजशास्त्र में है। अच्छा। वो आपने भोपाल से ही, बरकतुल्लाह से ही किया? फिर बीएड भी किया है, एमएड भी किया है, एमए एजुकेशन भी किया है। वाह। बहुत ही बढ़िया है। मतलब इतनी पढ़ाई करना शादी के बाद बहुत मुश्किल काम है, आपने किया और अपने लक्ष्य को भी पाया। और पढ़ाई के साथ एक और हमारे यहाँ जो परिवार की स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो इतनी मतलब ऐसी वाली है जो बिल्कुल ग्रामीण अंचल में होती है। मतलब मेरी जो चाची सास वगैरह की बहुएं हैं, वो मेरे से भी बात करती थी तो ऐसे घूंघट लेके बात करती थी। उस समय मेरे मतलब ससुर जी ने मुझे रेगुलर कॉलेज भेजा। बहुत यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई एक, वो बोलते हैं ना कि कोई ना कोई तो आपको आपके पीछे चाहिए, तभी आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई साथ नहीं देगा तो फिर लोग हार के, बहुत से लोग 90%
90% लोग हार के बैठ जाते हैं कि बस अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके ससुराल वालों ने आपका साथ दिया, आपके घर वालों ने आपका साथ दिया, इसीलिए शायद आज आप यहाँ पे हैं जहाँ आपको होना चाहिए था। तो यही बहुत बड़ी बात है। उस दिन जब हमारी चर्चा हो रही थी तो एक हमने ऐसी बात की थी, तो मुझे पता चला कि आपको शायद कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। तो आप उसके बारे में अगर कुछ बात करना चाहें तो। हाँ, हमारी जैसे कि मैंने बताया, मतलब एक परिवार की जर्नी जो यात्रा है वो चल रही थी। सब शुरू से ही हम लोग मेहनत से, संघर्ष से, सारी चीज़ों से निकल ही रहे थे अच्छे से, बहुत अच्छे से सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा। हैं 2 बच्चे। हम लोग अपना नौकरी इनकी लग गई थी। शादी के 2 वर्ष तक तो नौकरी थी नहीं। पीएससी क्योंकि एग्जाम दिया, फिर पास हुए, फिर रिजल्ट, पोस्टिंग, रिजल्ट, ये सब में 2 साल लग गए। उसके बाद सारा कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से ऐसा समय आया, मतलब मुझे थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल लगा शरीर में। तो जब डॉक्टर के पास गए तो 1 फरवरी 2012 को ये हुआ, डिटेक्ट हो गया कि हाँ कैंसर है। और उस समय मतलब जो स्थिति होती है, आज तो हम लोग मतलब बहुत ट्रीटमेंट जो है बहुत अपग्रेड हो गई है, मतलब काफ़ी अच्छे हो गए। 2012 में इतना अच्छा था नहीं, और ये शब्द मतलब बहुत कॉमन नहीं था। तो मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बस धरती फट गई है और बस उसमें मतलब जाने कितने सारे आपके नीचे बम रख दिए गए हों, पूरा मतलब सब कुछ नष्ट हो गया, मतलब बस हम चले जाएंगे, ये चीज़ हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब रिपोर्ट आई और फिर ये लेके आए तो बस इन्होंने यही कहा, मतलब इनसे कई लोगों ने कहा कि आप मत बताइए उनको, नहीं तो आदमी टूट जाता है। तो इन्होंने यही कहा कि नहीं, सबसे पहले अगर जिसको है उसको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि हम इससे जीतेंगे, हमें ये है, समस्या स्वीकार करेंगे तब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो इनने कहा नहीं, उसको पहले तैयार करना जरूरी है मानसिक रूप से। तो इनने आके यही बताया कि ऐसे ऐसी रिपोर्ट आई है और अब हमको ये समस्या से जीतना है, ये चीज़ है। तो बहुत मतलब ये स्थिति हो गई थी कि 4 फरवरी 2012 को जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो ये हो गया था कि मैं ये तक बता के गई थी कि अलमारी में ये सामान है, ये इसको दे देना, ये इसको, मतलब ये लग रहा था वापस लौट के नहीं आऊंगी। मतलब इस तरीके की स्थिति उस समय हो गई थी और मतलब बड़ा अजीब सी मानसिक स्थिति हो गई थी। जैसे ही सुना कि ये हम लोग सबके लिए अच्छा करते थे, हमेशा सबका सहयोग, कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो लग रहा था मुझे ही क्यों हुआ ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये ख्याल तो सबसे पहले आता है कि भाई ये चीज़ मुझे ही क्यों हुई, मैं ही क्यों हूँ, मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में तो मैं ही इस चीज़ से सफ़र क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। पर आदमी अगर चाहे ठीक होना तो फिर वो किसी भी बीमारी को हरा सकता है। इसका एक जीता जागता हमारे सामने आप सबूत बैठी हुई हैं कि बस यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ये विचार आया कि मुझे ही क्यों हुआ, मैं फूट के बस रोती थी 3 दिन या जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, बस केवल यही रोना आता था कि मुझे क्यों हुआ। तो अगले दिन ये मुझे जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल है जो यहाँ का, वहाँ लेके गए और वहाँ बच्चों का वार्ड दिखाया। मैंने कहा मैंने किसका क्या बुरा किया है, बस यही लग रहा था। तो इन्हें वो वार्ड में ले गए, बच्चों के वार्ड में, और वहाँ एक 1.5 माह तक का बच्चा था। तो ये बोले कि तुमने तो सोचो अपनी बहुत लाइफ जी ली है, ये बच्चे ने क्या किया है, ये तो अभी अभी आया है। बिल्कुल। तो ये विचार बिल्कुल मत लाओ, ये होना था, समस्याएं आती हैं, लेकिन अब बस इससे हम कैसे अच्छे से निकल सकते हैं, ये इस पे विचार करो। बिल्कुल सही बात है। वहाँ से फिर मेरा मतलब हाँ ये लगा कि नहीं, अब मुझे ट्रीटमेंट कराना है वाकई में। और आपके बच्चे कितने बड़े थे जब आपको ये डिटेक्ट हुआ था? तो बेटा 10th में था जी, और बिटिया का जस्ट हम लोग बिट्स पिलानी में एडमिशन करा के आए थे फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो वो बाहर ही रहती? वो बाहर थी, उसको बताया भी नहीं था, नहीं तो वो तुरंत एग्ज़ाम का टाइम था। मार्च में उसके एग्ज़ाम होने थे, बस फरवरी में डिटेक्ट हुआ था, तो उसको फिर बताया भी नहीं था हम लोगों ने कि वो परेशान हो जाएगी। तो उसके बाद आप पूरा रिकवर कर गए? नहीं, रिकवर तो हाँ नहीं किया था उस समय जी। हुआ क्या कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ 4 फरवरी को जी। फिर जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि एक लेयर स्किप करके फिर रह गया है। हाँ। फिर रीओपन करके दोबारा सर्जरी की गई और उसके बाद फिर रिपोर्ट आई तो पता ये हुआ कि ERPR निगेटिव है। ERPR निगेटिव में आपको रीऑकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बोले इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फिर उसका एक ट्रीटमेंट अलग चल रहा था, एक हर्सेप्टिन करके इंजेक्शन रहता था वो। और इसके बाद सर्जरी के बाद मेरी 16 कीमो हुई, 31 रेडियोथेरेपी हुई। वो सारी दर्दनाक प्रक्रियाएं पूरी जो चलती रही। मतलब कीमोथेरेपी तो ऐसे बोलते हैं बहुत दर्दनाक होती है, तो बहुत है ना। थेरेपी तो जस्ट आपके बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं, वो ड्रिप से लगाते थे उस समय। जी।
लेकिन उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टदायी, यानी सर्जरी वगैरह तो फिर भी बहुत वो आसान है। कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो होता क्या है, जैसे अब कीमोथेरेपी जो हो रही है वो क्या है, टारगेटेड जिस बॉडी पार्ट पे है वो टारगेटेड कीमो देते हैं। उस समय टारगेटेड नहीं था जब मुझे हुआ था। तो वो जब कीमो देते थे तो पूरी बॉडी पे आपके असर पड़ता था, मतलब जिस नस से नर्व से जाता था वो नस पूरी जली हुई, पूरी बॉडी आपकी ब्लैक नीली हो गई। मतलब बाल तो जस्ट पहली कीमो दे के लेके आए थे और एक बाल भी बस ऐसे सिर नीचे किया मैंने, बाथरूम में पूरे ऐसे बिछ गए थे बाल, आपके आईलिड, आईब्रो, पूरे हेयर, पूरे ये सब चला जाता सारा कुछ चले गए थे। यानी लोग आज देख के जैसे सोचते होंगे कि मॉडर्न और ये वो, मतलब ये उसमें वो किया था मैंने, बिल्कुल बस पहली बार आई हूँ, पूरा सब हो गया था। तो बहुत साइड इफ़ेक्ट, यानी आपके पूरे शरीर पे ऐसा असर होता है, मतलब पूरा शरीर कमज़ोर तो हो ही जाता है। मतलब ये होता था कि यहाँ से वहाँ तक चलने में भी बहुत हिम्मत करनी पड़ती थी, इतना साइड इफ़ेक्ट, मतलब बहुत। तो तब सब आपने काम वाम तो सब छोड़ दिया होगा फिर तो आप मतलब घर पे ही रहते होंगे? हाँ, उस समय तो शरीर मतलब बिल्कुल हाँ, सख्त हो शरीर गया ही था। साथ नहीं देगा तो फिर कैसे? लेकिन जैसे ही मेरा ना थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे ही थोड़ा सा मतलब रिकवर किया ना जी तो मेरे बाल तो नहीं आए थे जी मैं कॉलेज में पढ़ाती थी जी। तो मैंने इस तरीके से ऐसे चुन्नी लेके और जाना शुरू कर दिया था, जब जैसे थोड़ी सी हिम्मत हुई। बहुत हिम्मत की बात है लेकिन मैम कि मतलब उस स्थिति में भी आपने काम को पहले सोचा कि नहीं अब मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे अपना काम फिर से शुरू करना है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और ये जो लोग सुन रहे हों उनको भी इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, पर हमें सोचना चाहिए कि हमें उस बीमारी से, उस परिस्थिति से निकलना कैसे है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगी। हमें सही निकलने के रास्ते खोजने हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज हमारे सामने डॉक्टर वंदना गांधी जी जो बैठी हुई हैं। मतलब मैं इनसे बात कर रही हूँ और मुझे गूज़बम्प हो रहे हैं कि उन परिस्थितियों से निकल के आज यहाँ बैठना, और इतना मतलब आपकी सबसे अच्छी मुस्कुराहट आपकी सब बहुत अच्छी है। मतलब ये उस दिन देख के ही मुझे ऐसा लगा था कि अरे मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष जीवन में करना और फिर अपनी चीज़ों को फिर से संभालना और नॉर्मल लाइफ में आना बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये एक और बात बताना चाह रही हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये तो एक मेरी प्रक्रिया थी एक बार की। अच्छा, मुझे फिर 1 वर्ष बाद रीऑकरेंस हो गया था, दोबारा हुआ, दोबारा हो गया। आप सोचिए कि पूरा ट्रीटमेंट करा रहे, इतना कष्टदायी पूरा प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जी। रेडियोथेरेपी में भी पूरा यहाँ तक बर्न हो गया था पूरा सारा कुछ, और आपको ये पता चले कि ट्रीटमेंट चल रहा है और जस्ट 1 साल बाद ही आपको रिकवर मतलब फिर से हो गया, रीऑकरेंस हो गया। ओफो, मतलब उस समय तो ये लग रहा था कि अब मतलब जहाँ थे हम उससे भी माइनस में पहुँच गए। हाँ, दोबारा हुआ तो दोबारा फिर तो हुआ, सही बात है। फिर तो मतलब बिल्कुल सीधे हम लोग टाटा मेमोरियल गए, मुंबई। हाँ भागे। लेकिन उस समय बहुत टूट गए थे कि यानी इतनी मेहनत की, मतलब इतना ध्यान रखा कि चलो इससे निकलना है जी। उसके बाद भी फिर दोबारा उन सब चीज़ों से। कोई खास बात है मैम जो आप बताना चाहती हूँ कि लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो शायद वो इस बीमारी से बच पाएँ? हाँ, एक तो क्या है कि आप जो भी हैं बच्चियां हैं एक एज के बाद रेगुलर उनको चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, मतलब लोग ये सोच के नहीं जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ अरे हमें तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मतलब लोग ये दिमाग में लाते नहीं हैं कि इस तरीके का कभी उनके साथ हो सकता है, इसलिए वो केवल चेकअप कराने से भी डरते हैं। जबकि में है ये कि सोनोग्राफी सिंपल से चेकअप होते हैं, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी साल में एक बार अगर बच्चियां कराएं, महिलाएं कराएं हमारे, तो ये चीज़ अच्छा है कि नहीं हो। लेकिन अगर किसी को होता है और अगर जितनी जल्दी ये चीज़ पता चलती है तो उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो ये होता है, और अगर जैसे पता भी चलता है तो वो क्या होता है कि कोई झाड़ने के कहीं उल्टे सीधे इलाज से लोग कतराते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि कोई अच्छा जो इससे रिलेटेड हॉस्पिटल है वहाँ जाके डॉक्टर से परामर्श लें और उनके परामर्श के हिसाब से आगे बढ़ें, अपना मनोबल बना के रखें। लेकिन चेकअप से जो घबराते हैं, और खुद का भी एग्जामिन करना चाहिए। उसकी पूरी प्रक्रियाएं हैं कि आपको जो मेंशन आ रहे हैं उसके 5वें दिन के बाद अगर जैसे ब्रेस्ट का है तो आप इस तरीके से चेकअप करें, और बाकी चेकअप के लिए सोनोग्राफी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं तो वो कराते रहना चाहिए हमें। जी बिल्कुल। तो जब दोबारा आपको हुआ उसके बाद आप ठीक होने के बाद आपने कितने दिनों बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन किया? और एक सवाल और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि इस पूरे उसमें समय काल में आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती थी कि हाँ ये हैं तो मैं
ठीक हो जाऊंगी, ये पक्की बात है। दूसरी बार जब हुआ उसके बाद ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था जी और ऑपरेशन सर्जरी बड़ी थी, तो उसके बाद 6 महीने तो फिर पूरा रेस्ट किया। जी और मानसिक रूप से भी होता क्या था कि व्यस्त मैं इसीलिए अपने आप को रखती हूँ अभी भी, कि होता क्या है कि चूंकि मेरा ERPR निगेटिव है, लाइफ टाइम आप रीअक्रेंस के चांसेस बताए हुए अच्छा। हैं। मैं अभी भी फॉलोअप के लिए हर फरवरी मुंबई जाती हूँ। अच्छा। तो व्यस्तता रहती है, अच्छे कामों में व्यस्त रहें तो दिमाग नहीं जाता, नहीं तो अगर बैक पेन होता है तो लगता है हाय बोन में तो नहीं आ गया। बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल तो सही बात है। आप इतने अच्छे कामों में अपने आप को अगर व्यस्त रखेंगे ना, तो ऐसे फिजूल के जो विचार हैं वो दिमाग में नहीं हावी होते हैं, बिल्कुल। आते नहीं हैं। जी तो इसीलिए एक तो मैं अपने आप को इतना कहीं काउंसलिंग में व्यस्त रखती हूँ, अपने आपको बच्चियों की काउंसलिंग करती हूँ, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनकी काउंसलिंग। जी क्योंकि जब मैं टाटा मेमोरियल में जब मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद जब बेड पे थी, मतलब 3 दिन जब बेड पे थी, तो ये विचार आया कि दोबारा अगर ईश्वर ने फिर हमें बचाया है, ऐसा 2 बार हो चुका है, अगर कुछ बचाया है तो जीवन को कुछ तो सार्थकता देना चाहिए, कुछ तो इसका उद्देश्य अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं, अगर हम ट्रीटमेंट के बाद रहते तो यही समाप्त हो जाता, केवल हम परिवार के लिए करते रह गए या ये चीज़ें करते रह गए। तो फिर ये लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ना, जीवन को सार्थकता देनी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनको भी ये चीज़ें उन तक भी पहुंचना चाहिए, उनका मनोबल कैसे बनाए रखना है। बिल्कुल। तो फिर इस फील्ड में खूब मैंने काम किए जाके। अरे वाह। और आपका दूसरा जो प्रश्न था कि आपको किससे मनोबल मिलता है? जी, परिवार में मतलब कौन ऐसा है कि आपको लगता है कि हाँ वही बात है कि ये हैं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है? मेरे यहाँ मेरी बड़ी दीदी हैं। अच्छा। वो कहती हैं सबका मालिक एक, और वो कहती हैं मेरे पतिदेव को। तो उनकी ऐसी आदत है, मतलब मेरा तो मेरे मायके वालों का, ससुराल में सबका, सबको इतनी हिम्मत देते हो, इतना माहौल को हल्का रखते हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियों में अच्छे कैसे रहना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जी जी। जब मैंने कीमो करा के आई पहली बार, और जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने सिर पे पानी डाला है बस केवल, और पूरे बाल ऐसे बाथरूम में बिछ गए थे, तब वो उसमें से पानी भी निकलना बंद हो गया था ऐसा। और ऐसे जहाँ मेरा रूम था और वॉशरूम था, बीच में से ड्रेसिंग टेबल रखी थी, तो बस मैं वहाँ से निकली और अपने आप को देखा तो बस फुट फुट को ऐसे खूब रोने लग गई। तो जैसे इनने आवाज़ सुनी तो आ गए, और जैसे बच्चों को कंधे से ऐसे लगा लेते हैं वैसे लगा लिया। बोले कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो बस वो मुंह से शब्द नहीं निकले, बस फुट फुट के रोना चालू रहा। तो फिर हंस के कहते हैं कि क्या बालों के लिए रो रही हो? तो बस केवल सिर हिलाया ऐसे। तो फिर बोलते हैं कि अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे साल 6 महीने में आ जाएंगे, तो तुम ऐसे रो रही हो, मेरा सोचो। क्योंकि उनके बाल बहुत कम है। जी जी जी। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदारी से जीवन जीते हैं, बहुत कार्य करते हैं, हमेशा उनका मतलब यही रहता है कि सॉल्यूशन सोचो, प्रॉब्लम को लेके कभी नहीं बैठना। बिल्कुल, यही हर चीज का सॉल्यूशन सोचो, जिंदगी का मंत्र ही यही है कि आपको सॉल्यूशन ही सोचना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ चुकी है। हाँ, अब आपको हल ढूंढना है उसका। बिल्कुल सही बात है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनके साथ अगर जंगल में भी खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके चेहरे पे हंसी हमेशा रहेगी। यही शायद आपकी मुस्कुराहट का सबसे बड़ा कारण है, और यही सबको आपकी तरफ इतनी आकर्षित करती है। क्योंकि मैं तो आपकी मुस्कुराहट से ही जब उस दिन मिली थी और आपसे बात हुई, तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था थोड़ी देर तो कि अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये भी हुआ था। तो मतलब मेरे लिए तो वो चीज़ें बहुत शॉकिंग थी। आपने तो वो जीवन जिया है, तो वो आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। पर यही है कि ऐसे ही लोगों से हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है। बस ऐसे ही लोगों का साथ रहना चाहिए, तो लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत जाते हैं, और लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आप अपने ठीक होने के बाद, जब आप फिर से ठीक हो गई, तो आपने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, तो आपने सेम प्रोफेशन ही चूज़ किया या आपने चेंज किया कुछ अपने उसमें कि पढ़ाने के अलावा कुछ और आपने किया? मैं कॉलेज में ही पढ़ाती थी। अच्छा, मैं विषय पूछना चाहती हूँ बस आपसे कि आप कौन सा विषय पढ़ाती थी? समाजशास्त्र विषय। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी बेटी का भी फेवरेट है। उसने भी ह्यूमैनिटीज़ लिया है, तो मैं इसीलिए, मुझे लग रहा था ऐसा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो आपने फिर इसीलिए PhD और ये किया। तो आपने बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन शायद 4 बार किया है, 3 बार किया है। तो कौन कौन से विषय में आपने किया? एक तो समाजशास्त्र से मैंने किया है। अच्छा। और दूसरा MA एजुकेशन, और मैंने फिर B.Ed M.Ed भी किया है। M.Ed भी किया है। ये आपने भोपाल से ही किया है। और ये सारी आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी जब आप बीमार हुई हैं, उससे पहले ही?
हाँ, ये सारी हो चुकी थी। मतलब आपकी बेटी भी इस बाहर जा चुकी थी और आप ही थे यहाँ पे। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे हम जब उस दिन मिले थे तो वो पत्रिका आरएसएस का प्रोग्राम था जिसमें हम लोग मिले थे कार्यक्रम में, तो आप आरएसएस से कब से जुड़ी हैं और क्यों आपने सोचा कि अब आरएसएस से मुझे जुड़ना चाहिए? मेरे जो मायके का परिवार है, मेरे पिताजी मतलब मैंने बचपन से ही देखा है कि पिताजी संघ से जुड़े हुए थे और सक्रियता से काम करते थे और संघ के अधिकारियों का भी आना जाना पिताजी के उसमें रहता ही था। अच्छा। तो वो सब तो देखते थे, लेकिन मैंने सक्रियता से शादी के कुछ वर्षों के बाद किया शुरू। और सबसे पहले मैंने स्वदेशी के लिए काम किया था। जी। उस समय यहाँ पे भी महानगर की जिले की स्वदेशी का जो जागरण मंच है, अच्छा, उसकी कार्यकर्ता भी रही, मतलब दायित्ववान कार्यकर्ता रही। और महिलाओं की एक बड़ी अच्छी टीम थी हमारी। साधना जैन जी थी, तपन तोमर जी थी, विनीता प्रजापति, सत्या राठौर, मैं थी, सीहोर के अरुणेंद्र शर्मा जी थे, ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और बहुत समय पहले कर रहे थे हम लोग की स्वदेशी चीज़ों के लिए, जो हम अब वापस लौट के आए हैं कि स्वदेशी की ओर लौटना चाहिए। तो इस पे हम लोगों ने पहले बहुत कार्य किया था। अच्छा, तो मतलब आप रेगुलर आरएसएस से जुड़ी हुई हैं? हाँ, जुड़ी हुई थी। अभी तो अब कार्य की व्यस्तता के कारण सब भी बिल्कुल बंद है, क्योंकि आयोग का काम ही अपने आप में इतना ज़्यादा रहता है कि बाकी चीज़ों को मतलब क्योंकि सोशल वाला काम जो सोशल वर्क का है वो अभी भी चलता रहता है। काउंसलिंग अभी भी चलती रहती हैं, बच्चियों की काउंसलिंग, जो बच्चियां पढ़ने आती हैं बाहर से। जी। और वो यहाँ के चकाचौंध से जो दिमाग उनका डाइवर्ट होता है, वो सारे, तो हॉस्टलों में जाके मैं काउंसलिंग देती हूँ। तो ये सारे काम चलते रहते हैं अभी भी। हाँ। तो वंदना जी, आप एक शिक्षिका भी हैं, आप गृह कार्य भी अपना पूरा करती हैं, आप घर में भी सब चीज़ें देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, फिर आप अपना ऑफिस भी जाती हैं और अब तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो और आप आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं, तो आप इन सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे निभा लेती हैं? मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, लोग अपने घर का ही काम नहीं ख़त्म कर पाते हैं, आप तो इतना सारा काम एक साथ कर रही हैं। सही कहा ये बात आपने कि ये सारे काम के साथ साथ दो काम और जो मैं करती हूँ, मैं लेखन कार्य भी बहुत, मतलब मेरी एक पुस्तक है वो भी प्रकाशित हुई है, कहानी संग्रह। उसके बाद लेख तो लगातार अभी भी प्रकाशित होते रहते हैं। कोई भी जो सोशल या राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, देश हित के जो भी होते हैं, समाज हित के, उस पर आलेख निरंतर आते रहते हैं अभी भी। और एक जो समाज सेवा वाला कार्य है वो भी निरंतर चलता रहता है इससे। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और होता क्या है कि एक तो आपके अंदर पहले जो जैसे कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। लोग क्या है, सबसे पहले ये सोचते हैं जो लोग कि कैसे काम से बचा जाए। तो बचा जाए की जगह अगर कोई ये सोचने लगे कि कैसे हम इसको मैनेज करके कर सकते हैं, केवल ये जो सारा वो है मैनेजमेंट का है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कार्य हर किसी को उतने ही होते हैं, काम करने के आवर्स भी, घंटे भी उतने ही होते समय। बस आप एक मैनेज करके अपनी प्राथमिकता तय करके कि पहले क्या कार्य प्राथमिकता से किया जाए वो तय कर लें, उसके हिसाब से करें और अंदर से इच्छा शक्ति से करें। होता क्या, कई बार जैसे मैं देखती हूँ, कई बार बुलाते किसी कार्यक्रम में तो लोग एक्सक्यूज़ देते जो घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी वो भी एक्सक्यूज़ देंगे कि अरे बारिश हो रही है, बच्चे के आने का टाइम हो रहा है, पति के आने का टाइम। तो ये छोटे छोटे से काम के लिए अगर इन सबको अलग हटा के हम समाज के लिए सोचने लगें, राष्ट्र के लिए सोचने लगें, अगर ये सारी चीज़ें और केवल करने के लिए सोचने लगें तो हर कोई कर सकता है, मुझे लगता है। हाँ, पर वो कुछ लोग ही ऐसा सोच पाते हैं, काफ़ी ज़्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं, पर करने में जब टाइम आता है तो शायद उनको उतना अच्छे से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते जैसे आप कर रही हैं। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि वंदना जी जो हैं वो एक प्रेरणा है और उनको ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए कि आप कितनी भी मुसीबतों में हो, पर अगर आप करना चाहते हैं कोई काम तो करने के लिए बस आपको अपनी इच्छा शक्ति जगानी है कि भाई बस एक दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। आप मध्य प्रदेश की शासन के द्वारा पहली राज्य सूचना आयुक्त हैं, निर्वाचित महिला, माफ़ करिएगा, आप मध्य प्रदेश की पहली महिला शासन के द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो कैसा लगता है आपको ये सुनने के बाद? और जैसा आपने मुझे बीच में टोका कि नहीं आप ये ज़रूर बोलिए कि पहली महिला हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ें देखिए, हर चीज़ लोग याद रखते हैं, कहते हैं ना कि
याद ये है तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी कि हम याद रखते हैं कि पर हम बोलते हैं नहीं पहला नंबर कोई मायने नहीं, पर रखता है। कोई भी चीज़ जो जिसने पहल की हो किसी चीज़ की उसको हमेशा लोग याद रखते हैं कि पहली ये थी या इन्होंने किया था या पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी, मुख्यमंत्री ये थी। तो वैसे ही आप पहली राज्य सूचना आयुक्त हैं, तो आपको कैसा लगता है अंदर से? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस मध्य प्रदेश शासन ने, उनका आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा कि पहली बार किसी महिला को इतने बड़े दायित्व की जिम्मेदारी दी, विश्वास जताया। और इसके साथ साथ मैं अपने आप पे एक दबाव भी महसूस करती हूँ साथ में, क्योंकि पहली बार अगर किसी महिला को इतने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो इससे मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सोच के नियुक्त किया है तो उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें जी। क्योंकि ये जो भारत सरकार ने अधिनियम बनाया 2005 में जी, ये इसी के लिए किया गया था कि जो सरकारी कामकाज है इसकी जवाबदेही कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे पारदर्शी बनाएं। तो इन सब में कैसे नियमों को साथ में लेके मैं किस तरीके से अच्छे उत्कृष्टता से कार्य करूं, ये अपने ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी समझती हूँ। बिल्कुल। मैंने जब आपसे मिली तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा डिपार्टमेंट एक होता है और उसमें ये मतलब थोड़ी तो जानकारी थी पर बहुत ज़्यादा उस डिपार्टमेंट में काम क्या होता है। तो और आम लोगों के लिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, और अगर हम यहाँ पे कुछ एक वो होता है RTI, राइट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो वो अगर हम डालना चाहें तो वो किस किस चीज़ के अंतर्गत डाल सकते हैं और कौन कौन उसमें आता है कि हाँ हम इनके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं RTI? ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो लाया गया था, ये इसीलिए लाया गया था कि जो सरकार का शासकीय जो भी कार्य हैं शासकीय प्रक्रिया की, ये आम नागरिक तक पूरी प्रक्रिया की पहुंच आम नागरिक तक हो। क्योंकि क्या कार्य हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, ये सब जानने का भारत के हर नागरिक को अधिकार है। तो इसके लिए लाया गया था। तो हर एक जो भी नागरिक है वो जानकारी RTI के तहत, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता है सरकारी विभागों से या ऐसे किसी भी उपक्रम से, ऐसे किसी भी प्राधिकरण से जो कि सरकार से अगर फंडेड है, सरकार से किसी भी तरह से मदद ले रहे हैं, यानी जितने भी इस तरीके के सरकारी ऑफिस हैं या जो भी फंड लेने वाले हैं प्राधिकरण ऐसे, वो सारे इसके दायरे में आते हैं और कोई भी नागरिक इसकी जानकारी RTI लगा के ले सकता है। उसकी प्रक्रिया ज़रूर है कि पहले उनको उसी ऑफिस में लगाना पड़ेगा जिस कार्यालय से उनको जानकारी चाहिए है, और अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो निर्धारित अवधि है 30 दिवस की, उसके बाद नहीं मिल रहा है तो वो फर्स्ट अपील में जाएंगे। तो फर्स्ट अपील उनके जो और बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद जब कहीं से भी अगर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद फिर वो सूचना आयोग में फाइनली हमारे पास फिर अपील करते हैं। 19(3) के तहत हमारे यहाँ अपील कर सकते हैं। तो बाकायदा हमारे यहाँ सुनवाई होती है, सारे अधिकारियों को बुलाया जाता है और जिन्हें लगाई होती है उनको बुलाया जाता है और सारे फिर। इसकी भी कोई टाइम लिमिट होती है कि अगर हमने आज लगाई है कोई RTI तो उसमें इतने दिन में फैसला आना ही चाहिए? आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तब भी मैं आपको टाइम लिमिट जैसे 30 दिन लोक सूचना अधिकारी के लिए है, 45 दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी को सॉल्व करना है, और अगर निर्णय दे दिया आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो उसके 45 दिन बाद यानी आप। अच्छा, तो ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनने कार्रवाई की है और असंतुष्ट हैं लोक सूचना अधिकारी ने या प्रथम अपीलीय ने अधिकारी ने, तो अगर आवेदक जो है वो असंतुष्ट है तो भी वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, और अगर नहीं उनने कोई कार्रवाई की है तो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। और कई बार तो ये होता है कि लोक सूचना अधिकारी केवल ये देख के कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन आया नहीं लेते हैं, तो हमारे यहाँ सीधे फिर शिकायत आ जाती है कि इन्हें आवेदन ही नहीं लिया, क्या करें। जी। तो वो सीधे फिर ये सारी प्रक्रियाओं को स्किप करते हुए सीधे फिर हमारे पास वो शिकायत में धारा 18 के तहत शिकायत में आ सकते हैं। जैसे कि आपने बताया आप बच्चियों की भी काउंसलिंग करती हैं, तो आजकल आपको क्या लगता है कि हमारी जो बच्चियां हैं, यंग जनरेशन है, उनकी सोच में इतना बदलाव क्यों आ रहा है? और ये बदलाव बहुत कम लोगों में पॉजिटिव है, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुझे तो मूल कारण इसका ये लगता है कि अभी जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत कम समय दे रहे हैं, वो केवल अपने कैरियर को ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं, यानी बच्चों के साथ बैठ के कभी पारिवारिक चर्चा नहीं करते हैं,
ज़्यादातर लोग, सभी नहीं, लेकिन मूल समस्या की जड़ यही होती है। अपने रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, ये सारी चीज़ें उन बच्चों से डिस्कस कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। मतलब ये होता है कि बस वो केवल आए गए और बच्चे भी रह रहे हैं, बस उनको सारी सुविधाएं देते हैं, सुविधाओं में कमी नहीं रखते हैं, लेकिन बातें नहीं डिस्कस करते हैं, कुछ भी जानकारी ना, ये नहीं पता होता कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन दोस्त हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है या क्या रुचि है, इसकी रुचि को हम कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोगों का, मेरे परिवार में हम लोगों का बिटिया बाहर है, बेटा भी बाहर है। बेटा एयर इंडिया में एसोसिएट मैनेजर है, बिटिया भी एक्सेंचर में कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट है। लेकिन हम लोगों का नियम है कि रात में एक बार हम लोगों की बात दोनों बच्चों से होती है, उसके अलावा एक बार सुबह अगर किसी को ज़रूरत होती है बच्चे, तो कुछ पूछना होता तो पूछते हैं, तो वो दिन भर की अपनी थोड़ा सब चीज़ें बता देते। तो उसमें होता क्या, बातों ही बातों में अगर कुछ गलत जा रहे होते हैं तो हम बातों ही बातों में सहज रूप से बता देते हैं, तो बड़ी चीज़ें होने से बच जाते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो टच में नहीं रहते हैं आजकल, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो बच्चियां ऐसे में होता क्या है कि जब बाहर आती हैं, जैसे मैं यहाँ देखती हूँ, तो वो यहाँ के कई बार देखती हैं कि अरे बड़ी चकाचौंध की दुनिया देख रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो सहज ही उस तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ये सारी जो दिक्कत है, तो मतलब आपके हिसाब से मेन यही कारण है कि आपको आपसी संवाद रखना बहुत ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के मन की बात तो आपको बात करने से ही पता चलेगी। पर इसका वंदना जी, जो मुझे लगता है कि उसमें शायद माता पिता की भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि समय तो आजकल सबके पास सीमित ही है। तो जैसे आप हैं, आप बाहर का भी काम करती हैं, आपके पति भी हैं, वो भी बाहर का ही, ऑफिस तो जाते ही हैं सब लोग, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं फिर कि नहीं, हमें बच्चों से ये समय तो हमें बच्चों से ही बात करने के लिए निकालना है? मतलब अभी तो चलिए आपके बच्चे बाहर हैं, जब वो घर में रहते थे, यहाँ पे स्कूल कर रहे थे अपना, तो तब आप कैसे समय निकालती थी? क्योंकि मैं ये प्रश्न स्पेशली इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग बोलते हैं हम तो वर्किंग हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम कैसे समय देंगे? तो एक टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या होना चाहिए जब आप दोनों वर्किंग हैं, तो अपने बच्चों को आप कौन सा समय सबसे उपयुक्त होता है कि हम बात कर सकते हैं अपने बच्चों से? जैसे मेरे यहाँ का बताएं तो हम लोगों ने ये तय कर रखा है, रात का खाना सब लोग साथ में खाते हैं। अच्छा। और अभी आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी मेरे जो पति देव हैं वो थाली ले रख के बैठते हैं और एक बाइट एक और उसको खिलाते, बिटिया को एक बेटे को, साथ में जो बातें होती हैं। जी जी जी। और उसके बाद जैसे बच्चे, ठीक है, हम लोगों का भी समय ये होता है कि हम लोग भी, ये भी मंत्रालय में हैं जी, OSD हैं ये तकनीकी शिक्षा में जी, तो बड़े उनका भी पद बड़ा जिम्मेदारी वाला है जी। तो हम लोग चाय शाम की साथ में पीते हैं, सुबह की चाय साथ में पीते हैं, उसके बाद ये अपना मॉर्निंग वॉक करें, मैं अपने घरेलू काम काज जो भी चीज़ें हैं सब उसमें लग जाऊं, फिर रात में भी चाय साथ में पी के फिर मैं अपनी फाइलें और केस वगैरह ये देखना सब कर लेते हैं, और रात में खाना साथ में खाते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह ये वॉक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, रात में हम लोग साथ में वॉक करते हैं। तो वॉक करते करते सारी जो चीज़ें दिन भर की, हाँ, वो सब, बस वो समय हमारा अपना होता है, और उसके बाद हम अपने अपने में व्यस्त रहते, फिर मतलब वो नहीं रखते कि हाँ आप अपना काम करो मैं अपना। तो इसी तरीके से बच्चे रहते तो रात का खाना हम लोग साथ में जरूर खाते हैं। तो वो समय जब होता है वो बच्चे सारा अपना कुछ सारी चीज़ें सुना देते हैं, और अभी भी वो रात में इसीलिए कॉल करते हैं कि वो सारा उनको, मतलब बिटिया को बेटे को सबसे पहले ये होता, कुछ होता तो जैसे ये लगता ना कि दोस्तों को बताएं, तो उनको सबसे पहले ये होता है मम्मी से ये शेयर करें। हाँ, वो इसीलिए लगता है कि भाई अगर कोई वो भी होगी ऐसी बात जो हम उस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे, तो शायद मम्मी से शेयर करेंगे तो वो हमें सही राय देंगे कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। वंदना जी, अभी तक जो आप पहले जिम्मेदारियां निभा रही थी कि आप एक शिक्षिका थी, आप कॉलेज में पढ़ाती थी और आप अपना घर देख रही थी, आप लेखन कार्य भी करती थी, पर अब जो जिम्मेदारी सूचना आयुक्त के रूप में आपके ऊपर है, तो तब में और अब में आपको क्या फ़र्क लगता है? ये पहले थोड़ा सा अपने लिए भी समय मिल जाता था जी। अभी सूचना आयोग में आने के बाद एज आयुक्त ये होता है कि घर में भी आके थोड़ा सा नियम देखने होते हैं, कई में साइटेशन डालनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, कई बार केस की थोड़ी सा डीपली स्टडी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा तो समय। लेकिन ये भी है कि मुझे ना सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे इतना आनंद आता है उसमें भी। क्या होता है, हर केस अपने आप में एक नई चीज़ देता है, मतलब ऐसा नहीं, सब लोग कहते हैं अधिनियम बड़ा छोटा सा है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो हर केस में एक नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो सब क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि
कि पढ़ाई में रुचि पहले ही थी, जी। तो अब इन चीज़ों को पढ़ने लगी हूँ। हाँ, जो साहित्यिक अपनी पुस्तकें पढ़ती थी या जी, ये सब, जी। तो उसकी जगह इसको ही ज़्यादा अच्छे से रुचि लेके पढ़ने लग गए हैं, तो इसी में ज़्यादा व्यस्त रहने नहीं, लगे ये हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बोल रही हैं सीखना अच्छा लगता है। हाँ। तो वही है कि हम तभी तक चलते हैं जब तक हम कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जहाँ हम सीखना बंद कर देते हैं वहीं हमारी जीवन रुक जाता है। हम जीते तो हैं पर हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और है कि आयोग में भी अभी तक चूंकि कभी कोई महिला आयुक्त रही नहीं है, जी, जी। तो वहाँ पे भी लोगों को आदत नहीं थी। जी, मेरा अगला प्रश्न बस मैं यही पूछना चाहती थी कि आपने मुझे बोला ना कि पहली महिला, तो क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ये सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। जहाँ भी अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम चले जाते हैं तो बहुत कम हिस्सेदारी है महिलाओं की, गिनी चुनी महिलाएं हैं। आप अपने ही डिपार्टमेंट में जैसे आप बता रही हैं कि आप पहली महिला हैं, तो किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? जैसे हाँ, कह रहे हैं हम पुरुष प्रधान वाली बात, तो जब हमारे यहाँ पहले की अगर हम हमारे सामाजिक संरचना देखेंगे अनीता जी, तो हम देखेंगे कि उस समय ऐसा नहीं था जी। ये बीच की परिस्थितियों में ये सब आ गया है। हाँ, हाँ। पहले तो आप देखिए हमारे यहाँ स्त्रियां हैं, वो शास्त्रार्थ बराबर ही सब कुछ करते थे, वेदों की ऋचाएं भी लिख रही हैं, यानी गुरुकुल संभाल रही हैं से लेके बड़े बड़े वेद मंत्रों की रचनाएं कर डाली, सारा कुछ, सारी यानी न्यायाधीश के पद पे तक रही, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो बीच की परिस्थितियाँ आई तो वाकई में ऐसा हो गया है पुरुष प्रधान वाला। इसीलिए अभी हमारे यहाँ सरकार प्रयास भी कर रही है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले, और उसी को एक जो धरातल पे लाने के लिए, व्यवहारिक रूप लाने के लिए आप सबसे अच्छा उदाहरण मुझे भी बनाया गया है। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी मतलब सब लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई एक महिला उनके ऊपर अधिकारी के रूप में आ जाए, और पहली बार जब वो, तो उसके लिए ये है कि शुरू में बहुत नहीं वो कर पाए, लेकिन जब देखा कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत नियमों से कर रही हैं जी ये सारी चीज़ें, और बहुत मेहनत से, और जब देखा तो फिर अब जब निर्णय देखे, सारी चीज़ें देखी, प्रक्रियाएं देखी, लोग आते हैं तो उनको कैसे, क्योंकि वो तो सामने तुरंत पूरा कोर्ट लगता है, तो आपको तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है जी, क्योंकि अधिकारी आ रहे हैं तो सारे आपको नियमों का ये, तो जब ये देखा कि नहीं मतलब नियमों के उसमें समझ में या कार्य प्रणाली में कहीं भी कमतर नहीं है, तो फिर अब ये हो गया है कि अब बहुत अच्छे से सबने वो कर लिया है सहज रूप से कि हाँ हो सकता है, अब स्वीकार लिया है। शुरू में तो लेकिन आपको थोड़ी परेशानी आई होगी, क्योंकि आदत होती है ना, पुरुषों को आदत ही नहीं होती महिलाओं से कुछ लेने की, आदेश के, अरे आप ऐसा करिए या आप इस चीज को ऐसे कर दीजिए। उनको लगता है नहीं हम तो ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम इस जगह पे पहले से हैं, आप तो नई आई हैं, तो थोड़ी तो परेशानी होती है। बिल्कुल, मानसिक संघर्ष तो शुरू में करने पड़ा, वाकई में व्यवहारिक रूप में तो ये सत्य है कि सही में करना पड़ा मुझे। वो मैं जिन भी महिलाओं से बात करती हूँ जो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, चाहे वो कुछ समाज के लिए कर रही हैं या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हैं, किसी उसमें कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, तो मैंने ये बहुत सरलता से बोलती हैं कि नहीं ये तो मुश्किल आती ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण जो हम एक बात करते हैं वो तभी पूरी होगी जब ये वाला जो वाक्य हम बोलते हैं ना, ये बोलना महिलाएं बंद कर देंगी बिल्कुल कि नहीं, अरे ये मुझे ना पूछना पड़े और ना किसी और को जवाब देना पड़े कि अरे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो मुझे लगता है उसी टाइम हम ये मानेंगे कि नहीं अब ये हो चुका है, अब इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप जो बोल रही हैं कि हाँ पहले हुई लेकिन फिर सहजता से स्वीकार कर लिया, उसका सबसे मुझे जो कारण लगता है वो ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को इस इम्प्रूव किया सारी चीज़ों में, कि आप तर्क करने में या कोई भी आप जो बोल रही हैं कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आपको सारी जानकारी है, शायद इस वजह से भी उनको लगता होगा कि हाँ मैडम के पास ज्ञान है, तो अब ज्ञान को तो कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए वंदना जी, आप हमारी आगे आने वाली बच्चियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ें? मेरा संदेश यही है महिलाओं और बच्चियों के लिए कि एक तो वो शक्ति स्वरूपा है, समाज में कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझें। हमारे यहाँ कभी भी स्त्री पुरुष के कंपटीशन की, प्रतिद्वंदिता की भावना रही नहीं है, और अभी तो इतने सारे शासन ने भी उन सुविधाएं दी हुई हैं, आरक्षण के तहत उनको भी आगे बढ़ने का समान रूप से दे रहे हैं, तो अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ें और हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना रख के कार्य करें। समाज के लिए, परिवार के लिए केवल अपने तक सीमित ना रहें, पूर्ण सजग रहें, जागरूक रहें
और जो मैंने पहले भी कहा, कभी भी प्रॉब्लम को लेके ना बैठें, बल्कि मैं सॉल्यूशन की ओर जाएं हमेशा। अगर प्रॉब्लम को लेके, समस्या को लेके बैठे रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी, तो हमेशा समाधान की ओर सोचें। इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे, योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं, सकारात्मक रूप में, सकारात्मक रूप से अपने आप को व्यस्त रखें। और नियमों का, जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने नियमों का, अधिकारों का ज्ञान रखें, खूब पढ़ें योग्यता अनुसार। यही संदेश है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने अपना कीमती समय आज हमें दिया और ऐसी बातें बताई जो हैं तो बहुत, हमें सबको पता है, लेकिन हम उनको कैसे, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें मुसीबतों से लड़के अपने संघर्ष को, अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है और चलते रहना है। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का, सबका ज्ञान रखिए और बस ऐसे ही अपने जीवन में खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। धन्यवाद आपका।